अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर इमरान खान साहब की एक दरख्वास्त आई थी और मुख्तलिफ जो मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी है उसको रोकने के खिलाफ इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था कुछ रोज़ कबल, आपको मालूम है। आज उस दरख्वास्त पर एक डेवलपमेंट हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की उस दरख्वास्त पर एतराज़ात लगा दिए हैं जो आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत उन्होंने दायर की थी। और जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसने एतराज़ ये लगाया है कि 184(3) के जो अज्जा हैं वो पूरे नहीं किए गए और ज़ाती मफाद से मुतल्लिक दरख्वास्त जो है वो 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जबकि ये मामला मफाद जो आप कह सकते हैं कि मफाद आमा में नहीं आता। 184(3) मफाद आमा के मुकदमात के लिए होता है, ज़ाती मफाद के लिए नहीं। और मुतलका फोरम का भी एतराज़ लगा है कि मुतलका फोरम से इमरान खान साहब ने रुजू नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर इमरान खान साहब ने कई ऐसे मुकदमात हैं जिनमें जो गिरफ्तारी है उससे बचने के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। अब इम्कान यही है कि इमरान खान साहब के वकला इसके ऊपर एक अपील जल्द दायर करेंगे इन एतराज़ात के खिलाफ, और फिर उस पर क्या होगा वो आपको बताएंगे। इसके अलावा एक और मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आज आया गैर ज़रूरी कर्ज़ों के खिलाफ, जो 2020 में अपेरेंटली इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर कुछ कर्जे लिए गए गैर ज़रूरी तौर पर दरख्वास्त गुजार की जानिब से, और उन्होंने उसको चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। कुछ ऑब्जर्वेशंस आई हैं वो आपके सामने रखते हैं जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से बिलखसूस, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि एक्ट पर अमल दरामद के लिए, यानी जो डीलिमिटेशन एक्ट है 2015, दरख्वास्त गुजार ये कहते हैं कि उस पर अमल दरामद नहीं किया गया और बेपनाह कर्जे लिए गए। उस पर अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि उस पर अमल दरामद के लिए आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए। मुल्क शदीद मुआशी मुश्किलात से दो चार है, और आपके यहाँ पर जो उठाए गए नुकात हैं उनमें वजन है। जस्टिस उमर अता बंदयाल यहाँ पर बोले, उन्होंने कहा कि आखिरकार इतना कर्जा क्यों लिया गया। फिर ये बताया गया जो दरख्वास्त गुजार है उनकी जानिब से कि हफीज शेख और रजा बाकिर जो है उनको फरीक बनाया गया था, मगर वो तो मुल्क से भाग चुके हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क को अब तक मुआशी मुश्किलात का सूरत हाल का सामना है और ये बेहतर वक्त नहीं है कि अदालत इस तरह की जो दरख्वास्त है उस पर समाअत करे। ताहम उन्होंने अब जो दरख्वास्त गुजार हैं उनको एक बड़ी दिलचस्प तजवीज़ दी है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने। उन्होंने कहा है कि दरख्वास्त गुजार साहब जो हैं, डॉक्टर जुबैर उनका नाम है, उनको कहें वकील से, उन्होंने कहा कि वो मुआशी मामलात पर इख्बार में लिखकर लोगों को शऊर दें, क्योंकि हम इस मामले में खुद को नहीं उलझाएंगे और आजकल जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है उसमें अदालत का बीच में दखल देना मुनासिब नहीं। ये थी अदालती कार्रवाई। मेरे साथ मौजूद हैं जहाँ ज़ेब वाजिद साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट्स को बड़ा करीब से कवर करते हैं। इनसे पूछेंगे आज जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जो एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत एक अदालत नई कायम की गई है, और साइफर एक थ्योरी आपको मालूम है, एक पूरी साजिश उसका एक आप कह सकते हैं कि एक नैरेटिव बनाया गया है अब हमारी रियासत की जानिब से, और उसके ऊपर मुख्तलिफ मुकदमात की पैरवी का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। शाह महमूद कुरैशी साहब सबसे पहले विक्टिम बने हैं और आज उनकी अदालत में पेशी भी हुई है। और हैरान कुन तौर पर जहांदेव भाई साहब, मेरे लिए तो ये सरप्राइजिंग था कि ऐसी कोई अदालत एग्जिस्ट भी करती है, और शायद ये खबर भी आज उन जज साहब ने खुद ब्रेक की है कि ये अदालत अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात की समाअत करेगी। उससे कबल ये खबर कहीं नहीं आई, और बाद में जब जज साहब की जानिब से ये इंकशाफ किया गया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनका एक नोटिफिकेशन सामने आया, एक आप कह सकते हैं कि एक सर्कुलर सामने आया जिसमें यह कहा गया कि वजारत कानून ने गालिबन जून में एक नोटिफिकेशन के जरिए ये अदालत कायम की थी। इसके ऊपर हमें बताइएगा, और ये बताइएगा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में अब जो तरमीम, एक नई कॉन्स्पिरेसी आपको मालूम है, प्रेसिडेंट साहब का जो ट्वीट, उसके बाद अब ये मामला किस तरफ जा रहे हैं और क्या होने जा रहा है और सजा क्या हो सकती है। बहुत शुक्रिया दिल। सबसे पहले तो हम नोटिफिकेशन की तरफ आते हैं। अच्छा, ये इस्लामाबाद में पहली कोर्ट तश्कील दी गई है जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो मुकदमात दायर हो रहे हैं या आगे होंगे, अभी तक एक ही है। जी, उन पर समाअत के लिए ये पूरे मुल्क में सिर्फ पहली ही एक कोर्ट है जो सामने आई है, और इस हवाले से रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक नोटिफिकेशन भी सामने आया है। और इस नोटिफिकेशन में जनाब वो ये लिखते हैं कि हमने, एक जज साहब हैं हसनात महमूद जुल्करनैन, जो कि डिस्ट्रिक्ट
اینڈ سیشن جج ہیں BPS 21 ان کا اسکیل ہے، اور یہ ایز اے جج اسپیشل کورٹ یعنی اینٹی ٹیررزم اسلام آباد کے طور کے اوپر بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ان کو وزارت قانون و انصاف کی جانب سے ڈیپوٹیشن کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ کہا گیا کہ آپ ان کو ڈائریکٹ کریں کہ وہ ایک نئی اسائنمنٹ جوائن کریں، اور نئی اسائنمنٹ جوائن کریں کب تک؟ ٹل 8 دسمبر سن 2025 تک، اور ٹل فردر آرڈر، یا مزید بھی اس کو ایکسٹینڈیبل ہے، یہ مزید بھی اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس نوٹیفیکیشن میں فردر یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو جج صاحب ہیں ان کا نام ہے عبد الحسنات، چلے جو بھی ہے جی ذوالقرنین صاحب، تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے جی کہ یہ اب اسپیشل کورٹ کے طور کے اوپر جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے ٹھیک ہے اس کے تحت یہ ان کیسز کے اوپر سماعت کریں گے۔ اب شاہ محمود قریشی کو یہاں پہ پیش کیا گیا ہے، ان کیمرہ ہیئرنگ ہو رہی ہے۔ ان کیمرہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس میں پبلک ایکسیس نہیں ہوتی، میڈیا نہیں ہوتا، میڈیا انٹر نہیں ہونے دیا جاتا، صرف جو مدعی کے وکیل ہیں یا ملزم کے وکیل ہیں ایک دو صرف وہی جا سکتے ہیں، پروسیکیوشن کا ایک وکیل جا سکتا ہے، آرگیومنٹس ابھی آرگیومنٹس جو میری اطلاعات کے مطابق FIA کی جانب سے انہوں نے ان کا ریمانڈ مانگا اور مخالفت کی ہے شعیب شاہین نے۔ جی اور ابھی اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں آیا۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں کہ یہ جو 2 پاکستان تحریک انصاف کے قائدین ہیں، چیئرمین PTI عمران خان اور وائس چیئرمین PTI شاہ محمود قریشی، ان کے اوپر جو ایگزیکٹلی جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت FIR درج ہوئی ہیں، اس میں کیا کہا گیا ہے؟ تو 2 سیکشنز لگائے گئے ہیں، آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کا سیکشن 5 اور سیکشن 9۔ اب سیکشن 5 یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی خفیہ معلومات تھی، کوئی آفیشل سیکرٹ کوڈ تھا، یا کسی آفیشل سیکرٹ کوڈ کا پاسورڈ تھا آپ کے پاس تھا، یا کوئی بہت ہی حساس معلومات تھی اور وہ معلومات آپ نے پبلک کر دی، اور پبلک کیوں کی؟ اپنے مقاصد کے لیے۔ اس کے اوپر کچھ مبینہ آڈیوز بھی بہرحال سامنے آئی ہیں، تو اس پر پھر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا سیکشن 5 لاگو ہوگا، اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا جب سیکشن 5 لاگو ہو جو کہ ان دونوں کی FIRs میں موجود ہے، تو اس کی سزا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 14 سال قید ہے۔ اچھا، ہاں جی۔ پھر اس کے بعد دوسرا سیکشن ایڈ کیا گیا ہے، سیکشن 9 آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کا سیکشن 9، یہ اکسانا ہے بیسیکلی۔ تو اس حوالے سے جناب یہ اس کی سزا جو ہے وہ 1 سال کی سزا ہے، اور 1 سال کی سزا اور پلس جرمانہ، یہ دونوں سزائیں جو ہیں وہ اس کو ہو سکتی ہیں۔ تو یہ 14 سال کی قید ہے، اور صرف اکسانے کے اوپر جو ہے وہ 1 سال کی 1 سال یعنی ٹوٹل۔ اچھا، یہ بتائیے گا، کیونکہ اب ایک نئی کنٹروورسی نے بھی جنم لیا ہے۔ گزشتہ روز جو ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا ایک ٹویٹ آیا، اور اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے ایک بات کہی، اس کے اوپر ہم نہیں جائیں گے کیونکہ اس کے اوپر آلریڈی کافی ڈسکشن ہو چکی ہے، مگر جو 2 امینڈمنٹس ہیں، 2 بلز ہیں جن میں امینڈمنٹس کی گئی ہیں اپیرنٹلی، ایک ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور ایک ہے آرمی ایکٹ، ان دونوں میں آرمی امینڈمنٹ ہے، ان دونوں میں ترامیم کی گئی ہیں۔ تو کیا یہ جو FIR عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب پر درج کی گئی ہے، کیا وہ نئے جو قوانین ہیں، جو نئی امینڈمنٹس کی گئی ہیں، ان کو غور میں رکھتے ہوئے یا پرانے اس کے اوپر کی گئی ہیں بیس کے اوپر؟ کیونکہ یہ تاثر سامنے آ رہا ہے کہ شاید جو امینڈمنٹس کی گئی ہیں جو کل تک قانون نہیں بنی تھی، یہ جو آپ کے خلاف FIR آئی ہے ان دونوں سیاسی رہنماؤں کے خلاف، یہ تو اس نئے ترمیمی بل کے مطابق آئی ہیں۔ دیکھیں، جو FIR میں نے پڑھی ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف بھی اور عمران خان کے خلاف بھی، ان دونوں FIRs میں تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 لکھا ہوا ہے، یعنی ان کے یہ 2 سیکشن جو ہے یہ اس کا اطلاق کیا گیا ہے۔ ہاں، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آگے چل کر کیا جو نئی یہ ترامیم ہیں کیا ان کو بھی امپوز کیا جا سکتا ہے اس میں یا نہیں، لیکن بہرحال یہ ایک ویو ضرور کہیں نہ کہیں لیگل سائڈ پہ پریویل کر رہا ہے کہ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں یہ جو نئی امینڈمنٹس آئی ہیں، اس کے بعد جو ملٹری کورٹس کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، کہیں وہ تو متاثر نہیں ہو سکتا۔ بالکل، تو اس کے اوپر بھی ڈسکشن جو ہے وہ چل رہی ہے۔ تو یہ چیزیں بہرحال جو عدیل لگ رہا ہے کہ اس طرف جا رہی ہیں جس طرف شاید ان کو نہیں جانا چاہیے۔ تو ایک اور تاثر یہ بھی ہے ناظرین کے لیے کہ شاید عمران خان صاحب اصل نشانہ ہے،
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये जो साइफर का मामला है, ये शायद उस मुकदमे को जिसके अंदर इमरान खान साहब को 3 साल की सज़ा हो चुकी है, तोशाखाना केस, उसको भी पीछे छोड़ देगा, और शायद उस केस से जब इमरान खान साहब बरी हों तो इस मुकदमे में उनको गिरफ्तार कर लिया जाए और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो अदालत ऑलरेडी कायम है उसके अंदर उनका दोबारा से ट्रायल शुरू हो जाए। ये भी मुमकिन। देखें, ये भी एक तासुर है, और एक तासुर फिर और भी है। अगर कुछ देर के लिए आप ये सोचें हैं कि सदर मुमलिकत की जानिब से जो कुछ किया गया वो अगर ना होता, और ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाली ये जो अभी साइफर के ऊपर FIR और इस पर रिपोर्टिंग ना हो रही होती, तो सबसे हॉट इशू इस वक्त पाकिस्तान का क्या होता है? इंतखाबात। 90 दिन का इंतखाबात, और 90 दिन के इंतखाबात होंगे, ताखीर का शिकार होंगे, वो सारी चीज़ें हमें आहिस्ता आहिस्ता लेकिन वो इसके साथ धुंधली होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन और ये तो दो रोज रोज चलेगा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, उसके बाद ऑब्वियसली इंतखाबात का मामला तो दोबारा से आ जाएगा सामने, उसके लिए तो लेकिन फिलहाल तो अभी तो हमें लग रहा है कि इंतखाबात वाला मामला थोड़ा पीछे चला गया है और ये इश्यूज काफी आगे निकल गए हैं। तो आपको ये लग रहा है कि एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इमरान खान साहब की अब कल तोशाखाना केस के अंदर जो उनको सजा हुई है उसके खिलाफ उनकी अपीलों पर समाअत होने जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अगर आमिर फारूक साहब की तबीयत नासाज ना हुई और वो दस्तयाब हुए तो समाअत होगी। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है, क्योंकि 3 साल की सज़ा है, अभी हमारी प्रेस रूम में भी मुख्तलिफ साथियों से बात हो रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा अदालत जो है 1 नहीं तो 2 नहीं 3 समाअतों के बाद शायद सज़ा मुअत्तल भी कर सकती है, और अगर सज़ा मुअत्तल ना भी हो तो कम से कम ज़मानत इमरान खान साहब को कल भी मिलने का इम्कान हो सकता है। और अगर इमरान खान साहब की ज़मानत हो या उनकी इवन बरियत हो जाए इस मुकदमे में, तो फिर हम ये समझने में गलत तो नहीं है कि शायद उनके खिलाफ एक नया महाज तैयार हो चुका है और अब फिर इमरान खान साहब के लिए जो आप कह सकते हैं आज़ाद रहना मुमकिन नहीं है। देखिए, और भी बहुत से केसेस हैं जिस पे इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डल चुकी है। ये साइफर वाला मामला है, दीगर और जो केसेस हैं तोड़ फोड़ वाले, दीगर जो इस तरह के केसेस जाते रहे, उन सब में भी इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो ऑलरेडी जो है वो डल चुकी है और वो पूरा सिस्टम इस वक्त तैयार हो चुका है। तो अगर तोशाखाना केस की फौरी तौर के ऊपर तो नहीं, जैसे आपने ये क्लैरिफाई भी किया कि अगर हमारे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट साहब की तबीयत नासाज ना हुई, अगर उन्होंने कल इसकी समाअत की, तो ये भी मुमकिन नहीं है कि कल ही कोई फैसला आ जाए। हाँ, हो सकता है वो एक आध हेयरिंग और 1-2 हेयरिंग्स और हों, इसी में कोई 2-3 महीने लग जाएं, तो फिर उसके बाद अगर इस पर कुछ फैसला इमरान खान के हक़ में आता है तो जो दीगर केसेस हैं उसमें तो कम से कम उनके जेल में ही रहना पड़ेगा, लग तो यही रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं अदील आपको बताऊं कि बदकिस्मती से उस मुल्क की पॉलिटिकल हिस्ट्री कुछ रही तो ऐसी ही रही है, और इसमें पहले भी कुछ इसी तरह की ही चीज़ें होती रही हैं, और अब वही कुछ दोबारा जो है वो उसी फिल्म को दोबारा। मगर अब की बार शिद्दत हमें ज़्यादा महसूस हो रही है। यहाँ मसला शिद्दत का नहीं है कि शिद्दत है या नहीं है, असल इशू ये है कि जो पहले होता रहा अगर वो भी वो गलत था, तो वो जो आज हो रहा है वो भी सर गलत तो गलत है ना, और जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ वो भी गलत था, जो उससे पहले एक पॉलिटिकल पार्टीज के मैंडेट के ऊपर जो गबन किया जाता रहा, उसके इख्तियारात को जो है वो डाके डाले जाते रहे। ये बताएं, अब एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है, सदर मुमलिकत का ट्वीट भी है सामने, उसके बाद हम जिस इदारे में इस वक्त मौजूद हैं, जिस बिल्डिंग में हम मौजूद हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, और बिल्कुल हमारे सामने हमें नज़र आ रहा है यहाँ से ईवान सदर दूर नहीं है। मुझे ये बताएं, क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आज खुद नोटिस ले सकती है? क्योंकि बहुत से लोग सवाल करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्यों खामोश है। देखिए, मैं कल रात को ट्विटर देख रहा था तो उस पर मैंने कुछ चीज़ें देखी, GPTI वाले कहीं लिख रहे थे कि जी खामोश हो जाएं, इंसाफ से हो रहा है। तो भाई अब बात ये है कि उमर बंदियाल साहब क्या क्या करें, आप मुझे बताएं। सब बात ये है कि उमर बंदियाल साहब क्या क्या ना करें, उमर बंदियाल साहब जो करें वो पूरा तो करें। देखें इस जुडिशरी के ऊपर क्या क्या इल्ज़ाम लगे, इन्हीं जस्टिस चीफ जस्टिस उमर बंदियाल और इनके जो जजेस इनके साथ बैठते हैं, हम ख्याल भी हम कह लें, ईमानदार जजेस पार्लियामेंट ने उनको कहा, ठीक है। यही पॉलिटिकल पार्टीज जब हुकूमत में थी, जो जजेस एंट्री गेट है उसके सामने खड़े होकर जो तकरीर की जाती थी और जो तराने चलाए जाते थे, मौलाना आ रहे हैं, क्या मैंने और आपने बेंच 1 में बैठ के वो तराने नहीं सुने? बिल्कुल, चीफ साहब ने भी सुने, चीफ साहब ने भी सुने, ठीक है। तो और भी जो कुछ होता रहा,
تو اب آپ میرے خیال میں بندیال صاحب کے اپنے بھی بڑے کام ہیں، کچھ فائلیں ان کے پاس موجود ہیں جس پہ انہوں نے فیصلے بھی لکھنے ہیں. 5 انتہائی امپورٹنٹ کیسز ہیں جن کے اوپر ابھی انہوں نے ان 5 میں سے کم از کم 3 کے تو شاید وہ فیصلے کر کے جائیں. نیب امینڈمنٹ کیس پہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ اگر میں نے فیصلہ نہ دیا تو میرے لیے یہ بڑا امبیرسمنٹ ہوگا، میرے لیے بڑی جو ہے وہ شرمندگی، باعث شرمندگی ہوگی. پھر اس کے بعد پنجاب ریویو کیس ہے، الیکشن ریویو کیس، اس کو کہیں نہ کہیں ٹھکانے لگانا ہے انہوں نے. ملٹری کورٹس ہم کہہ بھی دیں کہ چلو یہ قاضی فائز صاحب پہ ڈال کے نکل جائیں گے، لیکن جو دیگر کیسز ہیں بالخصوص پریکٹس اینڈ پروسیجر ہے، یہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے. آڈیو لیکس والا بھی آنا ہے ابھی. آڈیو لیک ہو سکتا ہے نہ آئے، لیکن اچھا کچھ اس طرح کے بھی کیسز ہیں جس میں ابھی فیصلے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی انہوں نے لکھنے ہیں. اور وقت کتنا رہ گیا ہے؟ شاید اب وہ ہفتہ اتوار نکال کے ٹوٹل کوئی 20 یا 22 دن. تو وہ بیچارے کیا کیا کریں آپ مجھے بتائیں. سر کر تو بہت کچھ سکتے ہیں، بڑے با اختیار ہیں. کیا کریں آپ مجھے بتائیں. لیکن سب کچھ کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو یہی کہہ سکتے ہیں یا ہم ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے کمپیٹنٹ آدمی ہیں، بڑے قابل جج ہیں. ہم تو میرے خیال میں ان کو یہی کہہ سکتے ہیں آپ گڈ ٹو سی یو. چلیں خیر، وقت کافی ہو چکا ہے. بہت بہت شکریہ جہاں زیب بھائی صاحب. ناظرین آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی. آپ سے اگلی ویڈیو ملاقات کریں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.